तो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस रिपीटेड होते हैं, सिमिलर रिएक्शन रिपीटेड होते हैं, और जब वो रिएक्शन रिपीटेड होते हैं तो हम उसको अपनी नेचर कहते हैं। कहते हैं ये तो मेरी नेचर है। बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं मेरी नेचर के अंदर। कुछ एक चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ देती हैं, तकलीफ़ मतलब मेरी शक्ति को घटाती है, और कई बार मेरे द्वारा दूसरों को भी तकलीफ़ देती है। तो जहाँ मेरे पास इतनी सारी अच्छी आदतें हैं मेरे संस्कारों में, अगर एक दो कुछ ऐसी आदतें हैं जो थोड़ा सा मुझे दर्द देती हैं, दूसरों को दर्द देती हैं, तो वो तो चेंज भी की जा सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी नेचर किसने बनाई है। अच्छा चलो कुछ वर्ड्स बताइए कि हमारी नेचर कैसी कैसी होती है। जनरल, पोलाइट, वेरी गुड, इनकी नेचर पोलाइट है, ब्यूटिफुल, पोलाइट। कर्टियस, वेरी गुड, सम्मान से बात करते हैं हर एक के साथ, बहुत कर्टियस है। सॉफ्ट हार्टेड, नरम दिल है, और शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा जल्दी आ जाता है। और इस तरफ पॉजिटिव, वेरी गुड, हर बात में पॉजिटिव सोच लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल बात सामने आ गई, उसमें कुछ पॉजिटिव ही ढूंढ लेंगे, वेरी गुड। उसके ऑपोजिट भी नेचर होती है कुछ लोगों की, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन सब अच्छा है, लेकिन एक ऐसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ऑपोजिट भी है। तो जितनी नेचर्स हमारे पास लिस्ट है जो बहुत ब्यूटीफुल हमारे संस्कार होते हैं, उतनों के ही ऑपोजिट भी है। अगर नम्रता, ह्यूमिलिटी हमारी नेचर है तो ईगो, अहंकार भी नेचर है। अगर शांत और स्थिर रहना नेचर है तो गुस्सा आ जाना भी नेचर है। अगर पेशेंट रहना, धैर्यता नेचर है तो इम्पेशेंस भी नेचर है। अगर सच्चाई, ऑनेस्टी नेचर है तो थोड़ा सा बातों को घुमा देना भी नेचर है। अगर महिमा करना, अप्रिशिएट करना नेचर है तो फिर निंदा करना भी। कितनी लिस्ट है लंबी, बहुत लंबी है लिस्ट हमारी इमोशंस की। लेकिन ये नेचर बनाई किसने? अगर कोई प्रोडक्ट है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनाया किसने, ताकि उस प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो मुझे पता है किसके पास जाना है। अब ये माइक बनाया किसने, तो फिर अगर कुछ हो तो उसी के पास जाएंगे ना। किसी और के पास जाएंगे तो वो कहेगा मैंने नहीं बनाया तो मैं नहीं ठीक कर सकता इसको। कई लोग कहते हैं हम इस महीने में पैदा हुए हैं, इस महीने में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। होता है ना वो जनरलाइज स्टेटमेंट, आई एम सो एंड सो, तो इस महीने में जो पैदा होते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट। कई बार कहते हैं हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो पंजाबी सारे ऐसे ही होते हैं। हम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं अपनी नेचर के लिए, चाहे वो अच्छी वाली नेचर की बात हो रही हो चाहे दूसरी वाली हो, हम जनरलाइज कर देते हैं उसको। क्या सृष्टि पर नेचर 12 पार्ट में डिवाइडेड है सिर्फ? फिर भी हम कैसे कहते हैं ना जो इस महीने में पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। या अपने बच्चे को देखो, जिसको आपने बचपन से अभी तक देखा है। अपना बचपन तो याद नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चे का बचपन तो देखा है ना, तो उसको तब से और अब तक इतनी आदतें हैं उस बच्चे के अंदर। आपने तब देखा था वो बच्चा जब पैदा हुआ था, क्या तब भी उसकी वही नेचर थी जो आज है? किस किस के बच्चे थोड़े बदले हैं इस जीवन की यात्रा के अंदर? नेचर चेंज हो गई बड़े होते होते होते। तो क्या फैक्टर था वो नेचर चेंज करने के लिए? क्या उस बच्चे ने कॉन्शियसली अपनी नेचर चेंज की? तो बहुत कम बच्चे बैठकर अपनी नेचर को कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो नेचर कैसे चेंज हुई है? व्हाट इज द फैक्टर? चेंज कैसे होती है और क्या मेरे पास पावर है कि किस डायरेक्शन में इस चेंज को लेकर जाना है? क्योंकि सारा खेल तो संस्कारों का ही है ना, सारा खेल तो संस्कारों का ही है। स्पिरिचुअल इक्वेशन पता है क्या है? संस्कार से संसार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। कौन सा संसार? सबसे पहले मेरे संस्कारों से मेरा शरीर बनता है, अर्थात जो कुछ यहाँ चल रहा है उसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज़ अच्छा खाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, अचानक इतनी बड़ी बीमारी कैसे आ गई? डॉक्टर साहब कहते हैं स्ट्रेस। मतलब यहाँ जो होता है उसका यहाँ से कनेक्शन है ना। और ये हम सारा दिन देख सकते हैं।
थोड़ा सा परेशान हो जाओ, आपको यहाँ कुछ फील होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। थोड़ा सा शांत हो जाओ, आपको बॉडी के अंदर चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। होता है एग्जाम के दिन बच्चे के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाता है, फिर कहता है आज मेरे को बुखार है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। हम कहते चल झूठे, चल एग्जाम जाना नहीं है इसलिए ऐसे बोलता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब एग्जाम पूरा हो जाता है मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। हम कहते हैं झूठ बोल रहा था, बस अभी ठीक भी हो गया इतनी जल्दी। झूठ थोड़ी बोल रहा था, एग्जाम था, स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा था, प्रेशर खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, माइंड रिलैक्स्ड हो गया, बॉडी ठीक हो गई, बॉडी ठीक हो गई। अब जनरली ये जो रिएक्शन होता है सेम सिचुएशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है, राइट? तो वो रिएक्शन का बेसिस क्या है? रिएक्शन का बेसिस क्या है? किस बेसिस पे आप अलग रिएक्ट करेंगे, आप अलग रिएक्ट करेंगे, आप अलग रिएक्ट करेंगे? किस बेसिस पर? नेचर। तो नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है? तो नेचर मतलब जैसे कि एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्रिएट करके रख दी अंदर, सारा दिन में जो भी सीन आएगी उस फाउंडेशन ऑफ नेचर के थ्रू रिएक्शन होंगे। ऐसे नहीं कभी कभी सिर्फ वो नेचर, उसी फाउंडेशन ऑफ नेचर के थ्रू रिएक्शंस होते जाएंगे। तो अब अगर ये मैं अपने अंदर पिक्चर फिक्स कर लूँ कि एक यहाँ प्रोग्रामिंग है, वो है मेरी नेचर, वो प्रोग्रामिंग बेसिस है कि मैं जीवन में आने वाली हर सीन को कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, और हर सीन को जिसको मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ वो है मेरा कर्म। रिएक्शन हमारा कर्म है ना, तो हर सीन को जो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ वो है मेरा कर्म, और हर कर्म बना रहा है मेरा भाग्य। और हर कर्म का भाग्य क्या बन रहा है कि मैं जैसा रिएक्ट करती हूँ वैसा मैं फील करती हूँ। अब अगर सडनली माइक बंद हुआ, अगर हमने रिएक्ट किया, हो गया, ठीक हो जाएगा, तो आप फील नॉर्मल करेंगे। अगर हमने रिएक्ट किया, ऐसे कैसे बंद हो गया, बीच में तो नहीं बंद होना चाहिए था, तैयारी क्या की थी, तो जैसे ही थॉट चेंज हुई फीलिंग चेंज हो जाएगी, अंदर अनरेस्ट की फीलिंग आएगी, क्योंकि अनरेस्ट वाली थॉट क्रिएट की है। अगर मैंने उससे आगे रिएक्शन किया, बेकार का प्रोग्राम है, शुरू होते ही खराब हो गया, मैं जा रहा हूं, ये भी रिएक्शन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। देखते नहीं हम सारा दिन जीवन में, और कुछ नहीं देखना तो सड़क पे ही देख लेना चाहिए। कितने सारे लोगों के संस्कार तो सड़क पे ही दिखाई दे जाते हैं। बात आती है, छोटी सी टक्कर होती है, कुछ होता है, अलग अलग तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं बिल्कुल उसी चीज के अंदर। लेकिन क्योंकि सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आना है, और हर सीन में एक रिस्पॉन्स आना है, और रिस्पॉन्स का बेसिस नेचर है, और रिस्पॉन्स से कर्म बनेगा, और कर्म से भाग्य बनेगा, तो मेरा फाउंडेशन ऑफ नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही कैसे कह सकती हूँ ओ मैं इस महीने में पैदा हुई तो वो मेरी नेचर है, बट उससे तो मेरा भाग्य क्वेश्चन नहीं देना कि कोई अनकंफर्टेबल नेचर को अपनी फाउंडेशन में फिक्स करके रख लो। पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन में वो नेचर के थ्रू अगर रिएक्ट कर दिया तो कभी कभी जीवन की डेस्टिनी बदल जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोडिंग कौन सी होकर रखी हुई है। हाँ जी, तो जो दो बच्चे हैं वो अलग हैं नेचर जब पैदा हुए, और फिर बड़े होते हुए भी अलग हो रहे थे परिवर्तन। तो हमने कहा कारण क्या है, सिचुएशंस, कारण है एनवायरनमेंट, और कोई कारण, सिचुएशंस करेक्ट, एनवायरनमेंट करेक्ट, और कोई कारण बन रहा है नेचर चेंज होने का ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ जी, एल्डर्स की हैबिट, वेरी गुड, अपने जो बड़े हैं, वेरी गुड। बड़ों का संस्कार हमारे संस्कारों पर भी प्रभाव डालता है। बच्चों के पास आपके संस्कार है ना, है ना, फैमिली के संस्कार है ना, तो ये लिस्ट चेक करनी पड़ती है हमारी नेचर किस किस फैक्टर्स से बनी हुई है। और कोई प्रभाव,
कर्मा, तो कर्मा से तो नेचर, वो तो हम लेकर आ गए ना अपने साथ। हाँ जी, फ्रेंड्स, वेरी गुड। संग, संग, यस, संग। देखा, फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो यहाँ पर एक एनर्जी है, वो एनर्जी सोचती है, महसूस करती है, बोलती है, व्यवहार में आती है, कर्म करती है, आदत बनती है, फिर आदत के थ्रू अगला कर्म होता है, ये लूप में चली जाती है वो सारी चीज़। इस एनर्जी को हम आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, लाइट कहते हैं, पावर कहते हैं, जो वर्ड यूज़ करना चाहे, बट वो एनर्जी है, शक्ति है, और ये शरीर है। ये जो आत्मा है, इसके पास 5 प्रकार के संस्कार है, 5 टाइप्स ऑफ नेचर है, 5 प्रकार के संस्कार है। जैसे कि कंप्यूटर है, उस पर 5 फोल्डर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद को समझना इजी हो जाएगा और दूसरों को समझना इजी हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं नहीं, ये ऐसे क्यों है, आता है माइंड में कभी ये थॉट, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। और कभी कभी तो हम उनको ही बोल देते हैं, आप ऐसे कैसे हो। वो कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था, आप ऐसे कैसे हो। तो हमें क्वेश्चन मार्क होता है दूसरे की नेचर के ऊपर, क्योंकि कई बार उनका एक संस्कार हमारे संस्कार से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो लोगों को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए ये नेचर कैसे होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रकार के फोल्डर है आत्मा के ऊपर, मतलब 5 प्रकार के संस्कार। एक जो सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है वो संस्कार है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। देखो, घर में जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके संस्कार वर्णन होने शुरू हो जाते हैं। किसी बच्चे के लिए हम कहते हैं ये बहुत शांत बच्चा है, किसी बच्चे के लिए हम कहते हैं ये जल्दी जल्दी रोता है। अलग संस्कार हो गया, पैदा होते अलग संस्कार हो गया। तो ये संस्कार कहाँ से आए जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो कोई परिस्थिति नहीं आई, अभी तो कोई एनवायरनमेंट नहीं आया। तो ये सेट ऑफ संस्कार कौन सा होता है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सारे आंसर्स आ जाएंगे कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार वो होता है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, अर्थात मैं आत्मा जो संस्कार लेकर आती हूँ। कहाँ से लेकर आई। अगर हम संस्कार लेकर नहीं आते पास्ट से, तो हर एक बच्चा जब पैदा होता तो आइडेंटिकल होता। लोग कहते हैं ना ये कैसे हो सकता है पास्ट से। अगर पास्ट से हम नहीं लेकर आते तो हर एक बच्चा जब पैदा होता तो आइडेंटिकल होता, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता तो चेंज होती जाती नेचर। लेकिन पैदा होते तो एक ही जैसी नेचर होती ना सबकी, होती या नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है। अभी वो स्कूल नहीं गए, अभी उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी उनके नेचर अलग अलग है। तो कहाँ से आई, आत्मा के संस्कार। बहन आप वो दरवाज़ा प्लीज़ बंद करेंगे, अभी बंद, इसको क्लोज कर देते हैं डोर को, और उस डोर को भी क्लोज कर देते हैं, जस्ट क्लोज। तो आत्मा वो संस्कार कहाँ से लेकर आई, पास्ट से। कहाँ से पास्ट से, मतलब मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जब कोई शरीर का त्याग करता है तो क्या होता है, शरीर का जब कोई त्याग करता है तो अंतिम संस्कार हम किसका करते हैं, शरीर का करते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है मतलब उसका तो कुछ नहीं हुआ। आत्मा कहाँ चली गई, वो शरीर को त्याग किया और आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई। तो अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरी नेचर सिर्फ इस जीवन की फाउंडेशन नहीं है, इस जीवन की भी सिर्फ फाउंडेशन हो तो कितनी इंपॉर्टेंट है, सारा दिन के रिएक्शन उस पे बेस्ड है। लेकिन मेरी नेचर सिर्फ इस जीवन की फाउंडेशन नहीं है। मैं आत्मा जब इस शरीर को त्याग करूंगी
तो एक ही चीज मेरे साथ जाएगी, मेरी नेचर। तो अभी अगर शांत हैं, अभी अगर शांत रहते हैं तो वो छोटा बेबी भी शांत होगा। और अभी अगर थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो वो छोटा बेबी भी कैसा होगा? वो छोटा बेबी भी कैसा होगा? वो छोटा बेबी भी जोर जोर से रोता होगा। तो नेचर, नेचर। अभी एक सेकेंड चेक करो, अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो कैसा बच्चा बनेगा थोड़े महीनों बाद? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमारी जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे संस्कार ही है, और वो ही एक जगह है जहां बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इस जीवन का फाउंडेशन नहीं, अगले हर जीवन का फाउंडेशन यहां है। तो वो बच्चा संस्कारों के साथ पैदा होता है, और जिन संस्कारों और कर्मों के साथ वो बच्चा पैदा होता है, तो उसी दिन या अगले दिन पंडित जी एक जन्म पत्री बना देते हैं। तो वो संस्कार, वो फाउंडेशन सिर्फ इस जीवन का भाग्य नहीं लिख रहे, पहले दिन ही मिल जाता है। 5 साल की एज में ये होगा, 10 साल की एज में ये होगा, 20 साल की एज में ये होगा, फिर ये वाले 5 साल भारी होंगे, फिर ये वाले 10 साल बहुत अच्छे होंगे। ये सब कुछ फर्स्ट डे पे मिल जाता है डॉक्यूमेंट। तो मतलब अगले जन्म की डेस्टिनी भी कौन से संस्कारों पे लिखी जा रही है? अभी इतना बैठ के कभी हमने सोचा था अपने संस्कारों के बारे में? हम तो ऐसे ही किसी को डांट, किसी की निंदा, किसी का कुछ कर रहे थे, विदाउट थिंकिंग कि ये नेचर का इम्पैक्ट कितना होने वाला है। तो जैसे ही आत्मा का जाने का समय आता है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, आत्मा चली जाती है अपने अगले कॉस्ट्यूम के अंदर, सब कुछ पीछे छोड़ के जाती है, सब कुछ जिसके लिए हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। ये रियलिटी हमें पता है, कोई ऐसा नहीं बैठा यहां जिसको ये नहीं पता है, लेकिन इस रियलिटी को पकड़ के जीवन जीना है। सिर्फ पता है नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन का कंपस होना चाहिए कि एक क्षण आने वाला है जिस दिन मैं आत्मा ने शरीर छोड़ देना है, और सब कुछ जिसके पीछे मैं आज मेहनत कर रही हूं, वो सब कुछ पीछे, बोल दीजिए एक बार, क्या हम सब जाएंगे? क्या हम सब जाएंगे? क्या क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? सब कुछ। सब कुछ मतलब पढ़ाई भी पीछे, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है, फिर से ए बी सी, वापस इतनी मेहनत करके सीखना पड़ता है सारा कुछ। सी, बच्चे को ए बी सी डी भी फिर से सीखना पड़ता है, लेकिन संस्कार बच्चे के शुरू हो जाते हैं उधर से पहले वाले। तो सब कुछ छोड़ता पड़ता है पीछे, पढ़ाई भी छूट जाती है पीछे। इतनी मेहनत की हमने, पढ़ाई की, इतनी डिग्रीज आई, एक सेकंड में शरीर छूटता है, सारी पढ़ाई डिलीट, लेकिन संस्कार फ्रेश वैसे के वैसे आगे। तो फिर इस जीवन में अगर मुझे ये रियलिटी हो कि ये सब कुछ मेरे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। उस फिक्स्ड पीरियड के बाद जो मेरे साथ जाएगा वो सिर्फ मेरे संस्कार है, बाकी सब कुछ अंडरलाइन करके सब कुछ पीछे छूट जाएगा। तो फिर अगर हमारे को इतनी क्लैरिटी होती तो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? क्योंकि एक ही चीज है जो परमानेंट है, बाकी सब शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन वही चीज प्रायोरिटी पे नहीं है, शॉर्ट टर्म वाली चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज सोचिए, आज सारा दिन में अगर किसी के साथ रिएक्ट किया था, किसी के लिए गलत सोच लिया था, किसी की निंदा कर दी थी, किसी के बारे में दूसरे को भी सुना दिया था, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, जस्ट चेक करना क्या रह जाएगा और क्या साथ में जाएगा। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो पीछे रह जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। जिनको मैंने उनकी निंदा सुनाई वो भी पीछे रह जाएंगे।
और मेरे साथ क्या जाएगा? सिर्फ जो मैंने निंदा की वो कर्म मेरे साथ चला जाए। वो जीवन की कोई भी आयु में वापस एक्टिवेट हो जाएगी वो चीज। रिकॉर्ड हो गया था गर्भ के अंदर। तो जब आत्मा गर्भ में है तो कितना ध्यान रखना चाहिए, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं और बच्चे पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हम बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मुझे बेटी चाहिए, सामने वाला कहता है मुझे बेटा चाहिए, अंदर जो बैठा है वो सुन रहा है इनको मैं नहीं चाहिए। वो रिकॉर्ड हो जाता है उस बच्चे के ऊपर। जीवन भर वो फील करता रहता है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते थे। वो मम्मी पापा पूरा जीवन उसको कन्विंस करते रहते हैं, नहीं बाबा मैं तुम्हारे से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन वो गर्भ में उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई कि मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। कितनी जिम्मेवारी बनती है हम सबकी। तो सेकंड फोल्डर पेरेंटल संस्कार, फैमिली के संस्कार, ये सब अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि इसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपका मन कभी नहीं कहेगा ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि उनके सारे फोल्डर पता होने चाहिए कि एक फोल्डर तो वो पास्ट से लेकर आए हैं, दूसरा फोल्डर उनको उनके परिवार से मिला है, उसमें से भी बहुत सारे संस्कार जब वो गर्भ में थे तब रिकॉर्ड हो गए उनके ऊपर। तीसरा फोल्डर एनवायरमेंट, वातावरण, संग। फिर किस शहर में हम रह रहे थे, किस स्कूल में जा रहे थे, किस मोहल्ले में रह रहे थे, कौन मेरे दोस्त थे। और आजकल तो एक और एनवायरमेंट है, फोन, टीवी, संग। वो भी तो संग है ना, संग है, संग का रंग लगता है, उससे भी संस्कार बनते हैं। मीडिया से बहुत सारे संस्कार बनते हैं, मीडिया से भाषा बनती है, हमारी वोकैबुलरी बनती है जो हम सुन रहे हैं वो करके। तो संग का रंग तीसरा फोल्डर। चौथा फोल्डर वो है विल पावर का फोल्डर। मतलब इस तीन में कोई भी संस्कार हम लाए हो, हम अपनी विल पावर से कोई भी, मतलब कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। तो कभी भी अपने संस्कारों के विक्टिम बनकर नहीं रहना है कि मेरी नेचर, या ये जी हमारे घर में ये नेचर है, भले है ना, लेकिन नेचर ही तो सबसे इजी चेंज करने वाली चीज है।